नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। ये हि मित्र संस्कृतं पठामः संस्कृतभाषा शिक्षणस्य आभासीयकक्षायां भवतां सर्वेषां पुनः स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, हम सब तद्धित प्रकरणम में तद्धित के प्रत्यय और उनसे बने हुए पदों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो यह जो तद्धित प्रकरण है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो विषय है आपके सामने रखता हूँ। तो बहुत सारे प्रत्ययों के बारे में जानकारियाँ हो गई हैं, कुछ और भी जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें ये पहला जो प्रत्यय है धा प्रत्यय। ये धा प्रत्यय कहाँ लगेगा? तो संख्या के प्रकार का जहां बोधक होता हो, संख्यावाचक 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जो संख्यावाचक शब्द हैं उसमें धा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे एक के लिए, एक मतलब एकेन प्रकारेण, एकेन प्रकारेण ऐसा यदि होता है इति, तो एक से क्या होगा? धा प्रत्यय होगा। एक से धा प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? आसान है, एक धा, यानी एक ही प्रकार से, एक ही प्रकार का है, उसमें और कोई प्रकार नहीं है। यदि दो प्रकार से हो द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इति द्वि और ये धा लगता है, बन जाता है द्विधा। इसी तरह से आगे यदि चार हो तो क्या करेंगे? या तीन हो तो त्रिभिः प्रकारैः इति त्रिधा, त्रिधा बनता है। यदि चार प्रकार से हो तब चतुर्भिः प्रकारैः इति
चतुर था चतुर्था। यदि 5 प्रकार से हो पंचभिः प्रकारैः इति पंच से धा प्रत्यय और बनता है पंच धा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि धा प्रत्यय लग करके ए रूप बनते हैं। आगे अब हम दूसरे प्रत्यय के बारे में विचार करते हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह प्रत्यय है उस प्रत्यय का नाम है तहसील। तहसील प्रत्यय। ये तहसील प्रत्यय कहां लगेगा? तो पाणिनि ने कहा है पंचम्यां तहसील, यानी पंचमी विभक्ति के अर्थ में जो मूल शब्द हैं उन शब्दों से तथा पौरी और अधि ये दो जो उपसर्ग हैं उससे ये तहसील प्रत्यय लगते हैं। और तहसील प्रत्यय जब लगते हैं तो हमको मालूम है कि ये यहाँ केवल ता समझता है, लकार और इकार का लोप हो जाता है। हम उदाहरण में समझेंगे। यदि पंचमी विभक्ति कहीं लिखा हुआ है जैसे ग्रामा, तो क्या होगा? हम तहसील प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ग्राम जोड़ तहसील, और फिर क्या बनेगा? ग्राम तहसील का तस रह जाता है, तस, और जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्राम त और इस सकार का विसर्ग हो जाता है, ग्रामतः। ग्रामा इस अर्थ में तहसील प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाते हैं? ग्रामतः। और इसी तरह से यदि रहे नगरात्, नगरात् यानी नगर से, तो नगर जोड़ तहसील, इकार लकार का लोप होकर के तस बचता है और बनता है नगर तह। ठीक है, यहां देख लिए थे एक बार, नगर तह। यदि रहे नद्याः, तो क्या होगा? नदी जोड़ तहसील
लकार इकार का लोप तस बचता है और बन जाता है नदी तह, ग्रामतः, नगरतः, नदीतः। यदि अव्यय है अस्मात्, पंचमी के अर्थ में है, एक किम शब्द का है, इससे तसिल होगा, तो क्या बनेगा? मकार का लोप हो जाता है और इकार उकार में बदल जाता है और तसिल होता है। तो किम जोड़ तस, किम जोड़ तस और रूप बन जाता है कुतः। कस्मात्, क्या उसमें कुतः। यदि एतस्मात् रहे तो एतत् है इसका तसिल प्रत्यय, तो एतत् जोड़ तस, बराबर यहां परिवर्तित हो जाता है और ये बनता है अतः। मैंने कहा था कि परी और अभी उपसर्ग के योग में भी लगता है। परी तसिल और बनता है परी तह। इसी तरह से अभी उपसर्ग है और तसिल करते हैं तो रूप बनता है अभी तह। इसी तरह से आप बना सकते हैं तसिल लगा करके, जैसे अकारांत, ईकारांत, उकारांत, बहुत ऐसे जो हैं। तो सबका रूप याद रखने से अच्छा कि जो मूल शब्द है उसमें तसिल प्रत्यय लगा दीजिए और फिर कहते जाइए अयोध्यातः, काशीतः, दिल्लीतः, चेन्नईतः, बेंगलुरुतः, तमिलनाडुतः, प्रयोग करते जाइए। ये तसिल प्रत्यय का कमाल है इस संस्कृत में। तो मित्रों, आप ऐसे प्रत्ययों का अभ्यास करिए अपनी पाठ्य पुस्तकों में। और आइए अब हम आगे चलते हैं, दूसरे प्रत्यय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और
वह प्रत्यय है थाल प्रत्यय। ये थाल प्रत्यय है, तो ये भी एक प्रकार बताता है। प्रकार वचने थाल, ऐसा पाणिनि ने कहा है। प्रकार वचने थाल ये सूत्र है। अर्थात जहां ये तृतीया विभक्ति आती है, यानी प्रकार के अर्थ में जहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है वहां थाल प्रत्यय लगता है, और थाल के ल का लोप हो जाता है। पता है हम लोगों को, केवल था बचता है। तो जैसे प्रकार के अर्थ में है और तृतीया का है। आइए ये न प्रकारेण, ये न प्रकारेण, ये न कहाँ मूल क्या है इसका? यद। तो इससे क्या होगा? थाल प्रत्यय होगा। ल का लोप हो जाता है, यहां द भी लुप्त हो जाता है, था बचता है, और फिर इसका रूप बनता है यथा। ये न प्रकारेण। इसी तरह से तेन प्रकारेण, ये तर शब्द है, थाल प्रत्यय बन जाता है तथा, यथा, तथा। सर्वैहि प्रकारैहि, सर्वैहि प्रकारैहि, ये सर्व शब्द से बनता है, सर्व शब्द है। थाल प्रत्यय होगा और क्या बन जाएगा? सर्वथा। और एक और उदाहरण देखेंगे। अन्येन प्रकारेण, अन्य जोड़ थाल बन जाएगा अन्य था। यथा, तथा, सर्वथा, अन्यथा, ऐसे जो पद हैं ये थाल प्रत्यय लगने से बनते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में उसे देखिए, ढूंढिए, अभ्यास करिए, और फिर आगे दूसरे प्रत्यय की हम चर्चा करते हैं। मैं सोचता हूं सूत्र रूप में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूं, शेष तो आप अभ्यास करके स्वयं ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आइए, वह उस प्रत्यय का नाम है ठक प्रत्यय। ठक, ये ठक प्रत्यय कहां लगेगा? तो यज्ञवाची,
ऐसे जो शब्द हैं या उक्यादि गण में जो कहे गए कुछ शब्द हैं, अध्ययन के अर्थ में एक ढक प्रत्यय लगता है, क का लोप हो जाता है और ढक और ठ का एक हो जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अध्ययन के अर्थ में वेदम अधीते, वेदवा यानी वेद पढ़ने वाला अथवा वेद का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है, तो उसमें क्या होगा? वेद से ठक प्रत्यय होगा और फिर ठक से क का लोप होगा, ठ बचेगा और फिर इस ठ के स्थान पर क्या होगा? इक होगा। तो हम रूप जो बनेगा वो हो जाएगा वैदिक। प्रथमा एकवचन में वैदिकः, वेदम अधीते वेदवा वैदिकः। इसी तरह से पुराणम अधीते वेदवा, पुराण जोड़ ठक और इकार का लोप ठ है, ठ के स्थान पर एक, पुराण जोड़ एक और ये विशेषण बन जाता है पौराणिकः, यानी पुराण पढ़ने वाला या पुराण को जानने वाला। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण देखें। साहित्यम अधीते वेदवा, यानी साहित्य पढ़ने वाला या साहित्य को जानने वाला। साहित्य शब्द से ठक प्रत्यय होगा और फिर साहित्य ठ और इस ठ के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। इधर साहित्य है ही और रूप बन जाता है साहित्यिकः। साहित्यिकः। यदि दूसरा है, एक और उदाहरण देखें। धर्मम अधीते वेदवा, धर्म को पढ़ने वाला, धर्म और या जानने वाला। क्या होगा वहां? धर्म शब्द से भी ठक प्रत्यय होगा और ठक का ककार का लोप एक आता है, हमको जानकारी में है पहले से, और फिर पद क्या बन जाता है?
धर्म जोड़ जब इक लगाएंगे तो पद पद बन जाता है धार्मिक। तो ऐसे ये पद हैं। तो ये ठक प्रत्यय से बने हुए पद हैं। आप इनका भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में अध्ययन करिए, ढूंढिए, देखिए, क्योंकि अभ्यास ही सबसे बड़ा शिक्षक है, गुरु है। अभ्यास जब आप करेंगे तभी जा करके आपको अच्छा से ज्ञान प्राप्त होगा। अन्यथा अभ्यास के अभाव में अनभ्यासे विषम विद्या, ऐसा भी कहा गया है। तो मित्रों, आज हमने केवल 4 प्रत्यय का जिक्र आपसे किया है। कुछ और भी प्रत्यय हैं, तो आइए एक छोटा सा प्रत्यय आपको बता करके आज का विषय मैं समाप्त करूंगा, और वह प्रत्यय है व्यक्त। व्यक्त, यह है व्यक्त प्रत्यय। ये इसके बहुत अधिक उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। जैसे पिता है, पिता के भाई, पितुः भ्राता, पितुः भ्राता। हिंदी में जिन्हें हम चाचा भी कहते हैं, कुछ लोग काका भी कहते हैं, किंतु संस्कृत में चाचा काका तो होता नहीं है। तो यहाँ तो प्रत्यय लगा करके ही पद बनाए जाते हैं। पितुः का मूल पद है पितृ, और उससे व्यक्त प्रत्यय होता है। ककार का लोप हो जाता है और बचता है पितृ जोड़ व्य, और प्रथमा एक वचन में पितृव्यः। पितृव्यः एक ऐसा शब्द बनता है, और इसी को यदि हम स्त्रीलिंग में कर देंगे, चाची के लिए, काके के लिए, तो पितृव्या का प्रत्यय लगा करके वो हो जाएगा। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं और तद्धित के प्रत्ययों के साथ। तो आप अभ्यास करिए, स्वयं भी अभ्यास करिए, अपने मित्रों को भी प्रेरित करिए। नमो नमः, पुनर्मिलामः।